नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पेश। विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। इससे ऑनलाइन मनी गेमिंग, वित्तीय लेन देन और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वरिष्ठ मंत्री और अन्य सहयोगी इस अवसर पर उपस्थित थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के साथ अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। वे भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश में कमी आई। तेलंगाना में लगातार बारिश से कृष्णा और गोदावरी नदियों के जलाशय में पानी का स्तर खतरे के निशान पर। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। और कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल का मुकाबला टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे डायमंड हार्बर एफसी से। अब समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है तो 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके अलावा यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे कि पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा, जो उन्हें आर्थिक लाभ के झूठे वादों के जरिए फंसाने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यह विधेयक सरकार की एक सुरक्षित, संरक्षित और नवाचार प्रेरित डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य 2019 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करना है। श्री शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शोर शराबे के बीच ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। rise to know that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में व्यवधान डालने के लिए विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की। आग्रह करता हूं, आप लोग चर्चा में भाग लीजिए, बिल्स के डिस्कशन में भाग लीजिए। कैप्टन हिमांशु शुक्ला को सम्मानित देने में साथ दीजिए। आपके माध्यम से मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं। विपक्षी सदस्यों ने संसदीय कार्य मंत्री की अपील के बावजूद विरोध जारी रखा, जिस कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोनों सदनों की कार्यवाही अब जारी है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में नामांकन दाखिल कर दिया है। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल सहित एनडीए गठबंधन के अन्य नेता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले श्री राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस स्थल पर देश के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। नामांकनों की जांच 22 अगस्त को होगी और इस महीने की 25 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक कार्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 3 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य रूस के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। रूस ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा की सराहना की है और इसे विविध विदेश नीति वाला एक अग्रणी आर्थिक शक्ति बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत में रूस के राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि रूस और भारत के परस्पर हित हैं और उन्होंने लगातार सहयोग के रास्ते खोजे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे गए लेख हुकिंग अप टू द नेक्स्ट टेली लेवल को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि कैसे श्री सिंधिया ने किफायती ब्रॉडबैंड, यूपीआई और डिजिटल गवर्नेंस में भारत की प्रगति को रेखांकित किया, जो अब एक वैश्विक केस स्टडी है। अपने लेख में श्री सिंधिया ने 5G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया है, जो देश को अपने निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कल नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 13वें दौर की शुरूआत करेंगे। इसके अंतर्गत कुल 14 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास पर उन पर हुए हमले के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमले की निंदा की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि श्रीमती रेखा गुप्ता की हालत स्थिर है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली कैबिनेट मंत्री परवेज साहिब सिंह ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी हमले की निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की नेतृत्व करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। दिल्ली के कई स्कूलों में आज बम की धमकी के फर्जी कॉल आए। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि फर्जी कॉल आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर, प्रसाद नगर और द्वारका क्षेत्रों के स्कूलों को किए गए। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की गहन जांच की और ऐसी किसी भी धमकी की संभावना से इंकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में बारिश में कमी आई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज सुबह मंत्रालय स्थित राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का दौरा कर मौजूदा स्थिति का आकलन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंबई में आज सुबह हल्की बारिश हुई और अब स्थिति सामान्य हो रही है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं मामूली देरी के साथ चल रही हैं। BEST की बस सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और मोनोरेल की सेवाएं भी आज सुबह शुरू हो गयी। मौसम विभाग ने आज मुंबई, पालघर और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने पुणे, नासिक और सतारा के घाट क्षेत्रों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, समुद्र किनारे तथा निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के तटीय जिलों में कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। देवभूमि द्वारका जिले में पिछले 24 घंटों में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ जिले के 35 से अधिक गांव संपर्कहीन हो गए हैं। तटीय जिलों से होकर गुजरने वाली कई सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। समुद्र में मौजूद सभी नौकाओं को तत्काल लौटने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के करीबन 64 बांध हाई अलर्ट पर है। नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 5 तटीय जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण राज्य के कई जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से आज राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में लगातार तेज वर्षा से कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़े जलाशयों में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इनमें श्रीराम सागर परियोजना, श्रीपद, येल्लामपल्ली और निजाम सागर परियोजनाएं शामिल हैं। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य के उत्तर और पूर्वी जिलों में वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। दर्जनों गांवों से सड़क संपर्क टूट गया है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में चक्रवात के कारण उत्तरी कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, धारवाड़ और हावेरी में आज भारी बारिश की वजह से स्कूल्स, PU कॉलेजेस बंद रहे। उत्तर कन्नड़ा डिप्टी कमिश्नर के लक्ष्मी प्रिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह शरावती नदी के पास बसे लोगों को चौका न करें। लिंगनमकी जलाशय में पानी का स्तर 1816 फीट पहुंच गया है, जिसके कारण 15,000 क्यूसेक्स बाहर छोड़ा गया, जिससे 101 लोगों को नदी के तट के पास से निकालकर आश्रय केंद्र में बसाया गया है। कृष्णा नदी का स्तर बढ़ गया है। उडुपी और बेंगलुरु में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल का मुकाबला डायमंड हार्बर FC से होगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही डायमंड हार्बर FC मोहम्मदन स्पोर्टिंग और जमशेदपुर FC को हराकर पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन अब विनियमन विधेयक पेश। विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। इससे ऑनलाइन मनी गेमिंग, वित्तीय लेन देन और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वरिष्ठ मंत्री और अन्य सहयोगी इस अवसर पर उपस्थित थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के साथ अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश में कमी आई। तेलंगाना में लगातार बारिश से कृष्णा और गोदावरी नदियों के जलाशयों में पानी का स्तर खतरे के निशान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।